हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत आईक्यू में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 22 और 23 जून। यहां पे मैंने 22 और 23 जून को कंबाइन किया है। कल का न्यूज़पेपर डिस्कशन नहीं कर पाया था किसी रीजन की वजह से। इसके अलावा 20 जून संडे की न्यूज़ भी कुछ मैंने यहाँ पे कवर की हैं जो कि मंडे को कवर होने वाली थी बट कवर नहीं हो पाई थी। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। यदि कोई क्वेरी या डाउट्स हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में या मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेज नंबर में बात की जा रही है द फ्लाइंग सिख। द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह जी को। बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी भारत के अंदर, जिनका कि अभी कोरोना के चलते देहांत हो गया। बहुत अच्छा इन्होंने जीवन जिया। आपको पता होगा काफ़ी संघर्षों से भरा इनका जीवन रहा है। 1947 पाकिस्तान हिंदुस्तान के बंटवारे के समय में इन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया था, लेकिन उसके बाद भी जीवन का डटकर सामना किया और एक बेहतरीन एथलीट के रूप में उभर के आए। पूरी भारत का नाम किया पूरी दुनिया के अंदर और युवा पीढ़ी के लिए हमेशा ही इंस्पिरेशन रहे हैं मिल्खा सिंह जी। तो यहाँ पे उनका एक जिक्र किया गया है कि एक सेकंड के लिए इन्होंने पीछे मुड़कर देखा था और उसके कारण ही ये रोम ओलंपिक में अपने पदक से चूक गए थे मिल्खा सिंह जी। तो ये भी यहाँ पे बताया गया है। हालांकि ये एक इनकी सैड स्टोरी भी है कि ओलंपिक के अंदर मिल्खा सिंह जी एक भी पदक नहीं जीत पाए अभी तक, मतलब जब तक इनका देहांत हुआ। तो ये भी एक सैड स्टोरी रही है। यहाँ पे इनको आशा की गई थी रोम ओलंपिक के अंदर कि ये गोल्ड मेडल जीत करके आएंगे, लेकिन ये इस 1 सेकंड यानी 1 सेकंड देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण होता है कि क्या रोल प्ले कर सकता है कि एक पदक से आप चूक सकते हैं। तो ये 1 सेकंड इसी के कारण ये अपने पदक से चूक गए थे रोम ओलंपिक के अंदर। यहाँ बात की जा रही है ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तो इंटरनेशनल योगा डे जो है वहाँ पे डाक विभाग के द्वारा एक पहल स्टार्ट की है। देश के 810 डाकघरों में कल जारी होगा विशेष कैंसिलेशन स्टैंप। तो ये क्या होता है आप देख सकते हैं, ये है टिकट। तो यहाँ पे क्या होता है कई बार ये टिकट्स पे ये मतलब यहाँ पे जो स्टैंप होती है वो इस पर नहीं आती है प्रॉपर। तो ये एकदम क्लीन टिकट दिखता है आपको और इसको रीयूज़ किया जा सकता है टिकट को। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बहुत ही लाइट इसमें देख रहे हैं जो सील लगी हुई है, इस पर मोहर लगी हुई है। ऐसे ही कुछ ऐसे स्टैम्प भी हो जाते हैं जहाँ पर कि ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है और इसका रीयूज़ हो सकता है आसानी से। तो यहाँ पर इसको रोकने के लिए विशेष कैंसिलेशन स्टैम्प की यहाँ पे बात की गई है। जैसे कि ये इससे होगा क्या, इस प्रकार से आप देख सकते हैं जब ये स्टैम्प पूरी तरीके से लग जाती है यहाँ पर तो इसका रीयूज़ नहीं किया जा सकता है इस स्टैम्प का, इस प्रकार से। तो ये चीज़ स्टार्ट की गई है देश भर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। कहीं ना कहीं ये जो इस प्रकार से टिकट्स का रीयूज़ किया जाता था तो उसको रोकने के लिए ये चीज़ की गई है ताकि इसका दोबारा इस्तेमाल ना किया जा सके। इस प्रकार से स्टैम्प पूरी प्रॉपर इनके ऊपर लगेगी तो इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ बात की जा रही है रघुराम राजन और डुफ्लो के बारे में। तो इनको नया जिम्मा दिया गया है तमिलनाडु के अंदर। तो तमिलनाडु के सीएम हैं, उनकी एक आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी जो काउंसिल होती है वहाँ पर उसका गठन किया गया है और इसमें लिए गए हैं रघुराम राजन साहब और डुफ्लो साहब। तो ये अपना वहाँ पे सलाह का काम करेंगे, तमिलनाडु गवर्नमेंट को सलाह देने का काम करेंगे। तो ये एक अच्छी पहल की गई है स्टेट के द्वारा। तो इनमें पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं रघुराम राजन साहब, नोबेल विजेता हैं प्रोफेसर एस्थर डुफ्लो, अरविंद सुब्रमण्यम, प्रोफेसर ज्यादेज और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव हैं एस नारायण साहब को। तो 5 लोगों को शामिल किया गया है। ये अच्छी चीज़ें होती हैं कि ये जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं इनसे हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं और बहुत अच्छी एडवाइस करते हैं ये। तो एक अच्छी पहल की गई है तमिलनाडु के द्वारा यहाँ पे। ये है डफलो जिनको कि नोबेल दिया गया था 2019 में इकोनॉमी के क्षेत्र में। तो देख सकते हैं 3 लोगों को नोबेल दिया गया था। अभिजीत बनर्जी, इनकी वाइफ है एस्थर डुफ्लो अभिजीत बनर्जी की। तो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 2019 में। और दिया गया था माइकल क्रैमर को। 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया था 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ये उनके नाम है, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। फेमस पर्सनैलिटी हो जाती हैं इसी कारण। ये अभिजीत बनर्जी की वाइफ हैं डफलो जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनके बारे में आइडिया होना चाहिए। यहाँ बात की जा रही है पीएम मोदी साहब ने लॉन्च किया है एम योगा ऐप। तो एम योगा ऐप लॉन्च की है, इसे आयुष मंत्रालय व विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मिलकर के बनाया है। यानी कि WHO जो है और आयुष मंत्रालय भारत के अंदर, इन दोनों ने इसको डेवलप किया है मिलकर के एम योगा ऐप। यानी इस ऐप के थ्रू आप योगा सीख सकते हैं। आप योगा सीख के समझ के आप योगा स्टार्ट कर सकते हैं अपने एंड से। तो इस प्रकार की पहल की गई है। नाम याद रखिएगा एम योगा ऐप। और किसने लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय एवं WHO के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। यहाँ बात की जा रही है मानसिक स्वास्थ्य की। मानसिक स्वास्थ्य का रखना होगा खास ध्यान। इसकी ओर
बिल्कुल भी मतलब ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसको इग्नोर किया जाता है। ये एक प्रकार से टैबू रहा है, कोई समझता ही नहीं है कि मानसिक मेंटल जो हेल्थ है वो भी एक मेजर इशू है, प्राइमरी इशू है आज के समय में। इसको कोई महत्व नहीं दिया जाता है, केवल फिजिकल हेल्थ को ही महत्व दिया जाता है, जबकि ये वर्तमान दौर में बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। नाओमी ओसाका का एग्जाम्पल दिया गया है, जिन्होंने फ्रेंच ओपन खेलने से मना कर दिया मेंटल हेल्थ के चलते। यहाँ पे दूसरा नाम है दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा जी का। तो 3 फेमस पर्सनैलिटी हैं जिनके द्वारा इसका डिस्कशन किया गया, बताया गया है कि वो मेंटल हेल्थ से पीड़ित हैं और उनके द्वारा ये चीज़ें ओपनली बताई गई हैं। तो इसीलिए इसके बारे में इतना डिस्कशन स्टार्ट हो गया है भारत के अंदर। अदरवाइज तो इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है मेंटल हेल्थ को, पर ये आज के समय में बहुत ही घातक हो सकता है अगर इसका इलाज समय पर नहीं कराया गया। यहाँ पे बताया गया है कि जब 1918-20 में स्पेनिश फ्लू जब आया था, तभी भी मेंटल हेल्थ का लोगों ने सामना किया था, लोग परेशान रहे थे, लेकिन इतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, मेंटल हेल्थ के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो इसके चलते तब काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। और ये बता रहे हैं कि आज के समय में लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेंटल हेल्थ से निपटारा, मतलब इससे यदि आपको स्वस्थ होना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सोशल यानी कि सामाजिकता और आध्यात्मिकता को भौतिकता और तकनीकी से ज़्यादा तवज्जो आपको देनी होगी, तरजीह देनी होगी। यानी कि लोग भौतिकवादी होते जा रहे हैं आज के समय में, तकनीक से बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, किसी के यदि मोबाइल में रिचार्ज नहीं है तो वो बेचैन हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो फेसबुक ओपन नहीं कर पा रहा है, यूट्यूब ओपन नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी हो गई हैं, इतना जुड़ाव हो गया है तकनीक से, इतना जुड़ाव हो गया है भौतिक संसाधनों से कि लोग बिना मतलब ठंडा उनको पानी चाहिए, एसी उनको हमेशा चाहिए। तो इस प्रकार के लोग आदी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आपको ये मेंटल हेल्थ में अपना सुधार लेकर के आना है अपने लेवल पर, तो ये बात बताई गई है कि आपको अध्यात्म की ओर जाना होगा, थोड़ा सा आपको सामाजिक बनना होगा, लोगों से मिलना होगा। ये तकनीकी और भौतिकवाद के ऊपर इन चीज़ों को तरजीह देनी होगी। तो ये इसके कुछ इन्होंने उपाय भी बताए हैं। तो मेंटल हेल्थ एक बड़ा इशू है आज के समय में, और कोरोना के काल में तो बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है लोगों को मेंटल हेल्थ ने। तो सरकारों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और इसके लिए कुछ एक्टिव कदम उठाने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये बात बताई गई है प्रोफेसर रसाल सिंह जी के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के। यहाँ बात की जा रही है विश्व ऊँट दिवस की। तो ऊँटों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये ऊँट जो है राजस्थान ही नहीं, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी ऊँट पाए जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। तो यहाँ पर इन्होंने एक आंकड़ा बताया है कि 2012 में भारत में ऊँटों की संख्या 4 लाख थी, लेकिन 2019 में महज 2.5 लाख ही रह गई है। तो समझ सकते हैं आप कि 7 से 8 वर्षों में 4 लाख से 2.5 लाख यानी 1.5 लाख ऊँट कम हो गए यहाँ पे। तो ये ऊँटों के बारे में यहाँ पे इन्होंने कुछ रिसर्च की है, जिसको कि यहाँ पे इन्होंने पब्लिश किया है। तो बता रहे हैं कि भारत सरकार ने ऊँटों को लेकर के, यानी कि कितने उपयोगी हो सकते हैं ऊँट, उसको लेकर के 1984 में बीकानेर में राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में है, और यह 1984 में भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये इंस्टीट्यूशन है जो कि बीकानेर के अंदर स्थित है। यहाँ पर ऊँटनी के दूध के बारे में बताया गया है कि कितना अच्छा होता है ऊँटनी का दूध। ना केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, बल्कि यह मधुमेह, क्षय रोग, ऑटिज्म और मंद बुद्धि के उपचार के साथ दस्त, गठिया, हेपेटाइटिस के निदान में भी उपयोगी है। तो इतना महत्वपूर्ण है ऊँट का जो ऊँटनी का दूध है, यहाँ पे बताया गया है। तो ये कह रहे हैं कि संयुक्त अरब अमीरात ने कितना अच्छा यहाँ पे एफर्ट दिखाया है कि ऊँटनी के दूध के लिए पृथक यानी कि सेपरेट डेयरी स्थापित कर दी है। वहाँ पर ऊँटों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है इसी कारण से। साथ ही ऊँटनी के दूध का प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट जो है, परीक्षण वितरण वैज्ञानिक तरीके से वहाँ पे किया जा रहा है। तो ये उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है इसी कारण से कि डेयरी स्थापित कर दी गई हैं ऊँटों को लेकर के। तो ये बात की जा रही है। तो भारत के अंदर ये जो स्थिति है, ये भयावह स्थिति है कि इतनी संख्या में कम होते जा रहे हैं ऊँट। यहाँ देख सकते हैं आप, ये आपको राज्य भी पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर ऊँट मिलते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार के सरकार को ये प्रयास करने होंगे। आपको पता है राजस्थान में जैसे कि हम डेजर्ट में जाते हैं तो कैमल सफारी देखने को मिलती है, वहाँ पर टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं। तो अभी लॉकडाउन के कारण क्या हुआ है कि टूरिज़्म बिल्कुल ठप हो गया है, तो इन ऊँटों की भी देखभाल नहीं कर रहे हैं जो लोग इनसे पैसा कमाते थे। तो ये भी एक बुरी स्थिति देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो बता रहे हैं कि ऊँट की एंटीबॉडी से विषरोधी दवा भी तैयार की जाती हैं। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये ऊँट के बारे में जो बात की जा रही है।
यहाँ पे एक और बात की गई है, मोटे अनुमान के मुताबिक दुनिया में करीब 47 देशों में 3.5 करोड़ ऊँट हैं, लेकिन भारत समेत अफगानिस्तान, चीन, इजराइल, मंगोलिया, इराक, मोरक्को, तुर्की आदि देशों में ऊँटों की संख्या कम होती जा रही है। तो ये ऊँटों के बारे में कुछ न्यूज़ है यहाँ पे, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि ऊँटों के स्वास्थ्य, ऊँट डेयरी, ऊँट से जुड़े शिल्प को बढ़ावा देने के साथ ऊँट पालकों को आर्थिक मदद भी दी जानी चाहिए यदि ऊँटों की संख्या में इजाफा करना है भारत के अंदर। तो ये कुछ सजेशन भी सुझाए गए हैं इनके द्वारा। यहाँ एक रिपोर्ट है CMIE की, ये बात कर रहे हैं आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती अभी भी बरकरार है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको उभरने में, और बेरोजगारी दर में आ रहा है थोड़ा सा सुधार, घटकर रह गई है 10.8%। तो 10% 8% पर पहुंच गई है बेरोजगारी दर, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ज़्यादा बेरोजगारी वाले जो राज्य आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, गोवा, केरल, पुडुचेरी है यहाँ पे, और कम बेरोजगारी वाले राज्य यहाँ पे तो ये है असम, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। ये आंकड़े जारी किए हैं, तो आप एक बार नज़र डाल दीजिएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है इनको। तो बता रहे हैं बढ़ती महंगाई ने बेरोजगारों के मुंह का निवाला छीन लिया है। बात की गई है यहाँ पे, बेरोजगारी दर 45.6% तक पहुँच गई है, यानी यहाँ का लगभग हर दूसरा आदमी बेरोजगार है। हरियाणा में बेरोजगारी दर 29.1%, तमिलनाडु में 28%, राजस्थान में 27.6% हो गई है। इन राज्यों में लगभग हर तीसरे व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार इस समय राष्ट्रीय स्तर पर जो बेरोजगारी है वो 10% 8% पर पहुंच गई है। तो बता रहे हैं 12.9% शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर है और 8.8% है ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कम है बेरोजगारी। उसका एक बड़ा रीजन है मनरेगा, यानी मनरेगा के द्वारा जो एम्प्लॉयमेंट दिया गया है लोगों को वहाँ पर, ताकि वहीं रहकर वो अपना काम कर सकें, इसीलिए ये बेरोजगारी दर जो वहाँ पे है वो कम है और शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा है, क्योंकि लोगों को माइग्रेट करके शहरों में काम करने के लिए आना पड़ता है। कोविड-19 ने ये माइग्रेशन रोक दिया है, उनको गांव में रहना पड़ रहा है, एक स्थान पर रुक गए लोग, तो इसी कारण शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी ज़्यादा है। घटेगी बेरोजगारी, इसके लिए बात बताई गई है किस तरह से घटेगी। देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन में छूट दिए जाने के कारण आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, तो उसके बाद फिर बेरोजगारी जो दर है वो भी घटने लग जाएगी धीरे धीरे। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो बेरोजगारी की दर नीचे आना शुरू हो जाएगी। ये बात की जा रही है लॉरेल एक ट्रांसजेंडर हैं जो कि ओलंपिक में अभी हिस्सा लेने वाली हैं। पहली ट्रांसजेंडर हैं ये जो कि ओलंपिक में हिस्सा लेंगी। न्यूजीलैंड की महिला हैं ये। वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन टीम में इनका चयन हुआ है लॉरेल का। न्यूजीलैंड की लॉरेल हवार्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट होंगी। टोक्यो में महिलाओं की भारोत्तोलन स्पर्धा के 87+ किलोग्राम भार वर्ग में उतरने के साथ ही वे यह ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर लेंगी। तो उनका नाम जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ऐसी पर्सनैलिटी, क्योंकि ये ट्रांसजेंडर है और ओलंपिक में भी हिस्सा लेने जा रही हैं। इंपॉर्टेंट होता है ओलंपिक, टोक्यो में होने जा रहा है 2021 में, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ बात की जा रही है सिक्किम और वेस्ट बंगाल को जुड़ेगी एक रेल मार्ग है ये, सेवक रंगपो रेल मार्ग है। 85% इसका हिस्सा है सुरंग के रूप में गुजरेगा, यानी कि टनल के फॉर्म में होगा ये, अंडरग्राउंड जो टनल चलती है। तो ये है भारतीय रेलवे के नक्शे से दूर सिक्किम में ट्रेन पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। पश्चिम बंगाल का रेलवे स्टेशन है, सेवक स्टेशन है ये। सेवक है पश्चिम बंगाल का और रंगपो है यहाँ पे सिक्किम का स्टेशन है। तो इन दोनों को जोड़ने का काम किया जाएगा। इससे बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, टूरिज्म को भी प्रमोट करेगा ये। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिक्किम के रंगपो के बीच निर्माणाधीन रेलवे लाइन इंजीनियरिंग की नायाब मिसाल होगी। कंचनजंगा पर्वत, कंचनजंगा सिक्किम के अंदर है। तीस्ता घाटी, तीस्ता वैली भी है। तीस्ता रिवर सिक्किम राज्य से ही निकलती है, इंपॉर्टेंट है। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल विवाद भी आपको पता होना चाहिए। तो ये बात की जा रही है। कंचनजंगा पर्वतमाला और तीस्ता घाटी को पार करने वाली यह परियोजना महानंदा अभ्यारण्य से होकर भी गुजरेगी। तो ये बात की गई है इस सेवक रंगपो रेल मार्ग की। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है ये, अच्छा एक निकल करके आएगा, टूरिज्म को प्रमोट करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाएगा इस एरिया के अंदर। तो ये न्यूज़ है इसके संबंध में। इसके अलावा सबसे कम आबादी वाला राज्य भारत के अंदर सिक्किम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यदि हम बात करें यूटी की तो वो है लक्षद्वीप। सबसे कम आबादी वाला जो यूनिटरी जो यूनियन का टेरिटरी है, सबसे कम आबादी वाली वो है लक्षद्वीप। यहाँ पे आपको पता है अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको लेकर के इशू चल रहा है, वहाँ से
वहाँ पर जो लोग हैं लक्षद्वीप के अंदर उनसे नाराज़ हैं, उनकी पॉलिसीज उनके एक्शन को लेकर के नाराज़ हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है लक्षद्वीप अभी, तो इस पर ज़रूर आप नज़र बनाए रखिएगा, इसके बारे में पता होना चाहिए। वहाँ पे कौन है अभी एडमिनिस्ट्रेटर, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 2 फैक्ट याद रखिएगा सबसे कम आबादी के संबंध में। तो लक्षद्वीप है यूनियन टेरिटरीज में और स्टेट में है सिक्किम राज्य। यहाँ बात की जा रही है स्वीडन के। तो स्वीडन के पीएम ने विश्वास मत खो दिया है, यानी कॉन्फिडेंस खो दिया है वहाँ पे जो उनकी संसद है। तो स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लोफवेन, नाम याद रखिएगा, स्टीफन लोफवेन ने सोमवार को विश्वास मत खो दिया। वोटिंग का मुख्य कारण स्वीडन के हाउसिंग मार्केट को नियंत्रण मुक्त करने की योजना है। लोफवेन 2014 से पीएम है। अब उनके पास स्पीकर को इस्तीफा सौंपने या मध्यावधि चुनाव बुलाने के लिए 1 वीक का यहाँ पे समय है इनके पीएम के पास। तो देख लेते हैं इसका लोकेशन हम। तो ये बात की जा रही है स्वीडन, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री का हिस्सा है। नॉर्वे, स्वीडन आपने नाम सुना होगा, बहुत ही अच्छे देश हैं ये। जब भी हम बात करते हैं हेल्थ, एजुकेशन, इस प्रकार की चीज़ों तो नंबर 1, नंबर 2 पर ही इनके नाम आते हैं। बहुत अच्छा लोगों का यहाँ पे जीवन स्तर है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। तो देख सकते हैं इंडिया के रेफरेंस में से कहाँ पर है ये। तो ये देखिए आप, स्वीडन यहाँ पे, ये नॉर्वेजियन सी आप देख सकते हैं यहाँ पे, यूके यहाँ पे स्थित है ये। तो यदि आपको इंडिया से जाना है तो आप किस प्रकार से जा सकते हैं, आप देख सकते हैं फ्लाइट के थ्रू आप इस प्रकार से जा सकते हैं। और आपको यदि जल मार्ग के द्वारा जाना है तो यहाँ से आप जा सकते हैं, इस प्रकार से जा सकते हैं। ये कुछ एरियाज़ हैं, इस प्रकार से आप स्वीडन जा सकते हैं इंडिया से मतलब। तो इस लोकेशन के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। ये बात की जा रही है सीबीएसई की परीक्षाओं की। तो सीबीएसई की जो परीक्षा है उसके लिए 30-40 का जो फॉर्मूला है वो जारी रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे परीक्षाएं अभी जो है वो रद्द कर दी गई हैं। लेकिन यदि यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव ये रखा गया है कि किसी को लगता है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पर उसका जो परसेंटेज है वो उसकी मार्किंग है सही नहीं आए, तो उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव एग्ज़ाम की व्यवस्था भी की जाएगी। रिजल्ट जारी होने के बाद उनको एग्ज़ाम देने का मौका भी दिया जाएगा ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकें एग्ज़ाम के अंदर। तो ये बातें यहाँ पे की जा रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि परीक्षाएं रद्द रहेंगी, रिजल्ट का फॉर्मूला भी कायम रहेगा, यानी कि फॉर्मूला यही रहने वाला है 30-30-40 का। ये बात की जा रही है गुपकार के बारे में। गुपकार के फारूक और महबूबा शामिल होंगे। तो गुपकार के बारे में नाम जरूर याद रखिएगा। इसका संबंध है, ये गुपकार एक अलायंस है। तो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के नेता शामिल होंगे इसके अंदर। ये बात करता है जम्मू कश्मीर के बारे में। 370 जब से हटाया, यानी जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है जब से उसको हटाया है, तो ये गुपकार एक अलायंस निकल के आया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि वहाँ पे फिर से ये चीज़ें बहाल होनी चाहिए, उसको अपना जो स्टेटस है मिलना चाहिए, लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए वहाँ पे। तो इस प्रकार की ये जो मांग है उठाते रहते हैं। तो नाम याद रखिएगा, गुपकार अलायंस का संबंध है जम्मू कश्मीर से, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ये बात की जा रही है अंतरिक्ष की, यानी कि स्पेस की। तो 75,000 लोगों की चाह है कि अंतरिक्ष में ही अटक जाएं जेफ। बात की जा रही है जेफ बेजोस की, जो कि अमेजन के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। तो इनकी कंपनी है। बेजोस ने हाल ही स्वयं की अंतरिक्ष कंपनी स्टार्ट की है। इसका नाम है ब्लू ऑरिजन, नाम याद रखिएगा, ब्लू ऑरिजन यानी कि नीला, ब्लू यानी नीला। ब्लू ऑरिजन द्वारा निर्मित शेपर्ड बूस्टर नामक रॉकेट से 20 जुलाई को अंतरिक्ष में उड़ान भरने का ऐलान किया था। इसमें बेजोस, उनके भाई मार्क और एक अज्ञात शख्स सवार होगा। इस व्यक्ति ने जेफ के बगल की सीट नीलामी में 2.5 अरब रुपए में खरीदी है, यानी जेफ के पास में सीट खरीदी है 2.5 अरब रुपए में खरीदी है। तो देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे एक मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ ये निकल के आ रही है कि यहाँ पे जो बताई गई है याचिका जो दाखिल की गई है उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली गई है कि जेफ बेजोस के अंतरिक्ष यात्रा का ऐलान करने के बाद अलग बहस छिड़ गई है। एक वर्ग चाहता है कि अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने के बाद उन्हें पृथ्वी पर वापस नहीं आने दिया जाए, यानी कि जेफ जब उड़ान भर के स्पेस में चले जाएं तो इनको पृथ्वी पर वापस नहीं आना चाहिए, ऐसी बात बोली गई है। रिकजी नामक यूजर ने यह मुद्दा उठाया है। प्रसिद्ध अमेरिकी पिटीशन साइट change.org पर जेफ बेजोस को धरती पर ना लौटने दें के शीर्षक के साथ याचिका दाखिल की गई है। इसमें लिखा गया कि धरती या अंतरिक्ष में अरबपतियों का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, यह उन्हें तय करना है कि कहाँ रहना है। याचिका को अब तक 75,000 से अधिक लोगों का समर्थन मिल चुका है। माना जा रहा है कि बेजोस की 11 मिनट की अंतरिक्ष उड़ान के साथ ही निजी स्पेस कंपनी द्वारा व्यावसायिक अंतरिक्ष उड़ान का नया दौर शुरू हो गया है। यानी कि लोगों का ये मानना है कि ये जो लोग हैं जेफ बेजोस और भी लोग हैं जैसे कि एलोन मस्क जो है इस प्रकार की चीज़ें स्टार्ट करें, तो ये जो यदि जा रहे हैं स्पेस के अंदर तो इनको पृथ्वी पर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आने का इनको हक नहीं है। ये अलग ही लोग हैं, ये
ठीक है, स्पेस में ही रहें, भगवान इनको वहीं पे रखे, इस प्रकार की बातें की जा रही हैं इस न्यूज़ के द्वारा। तो ये मुझे को इंटरेस्टिंग लगी, इसीलिए मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की है। ये बात की जा रही है टिड्डियों की। तो एफए के द्वारा बताया गया है ईरान व यमन के रेगिस्तानी क्षेत्र में टिड्डी के मामूली दल हैं इस बार। तो भारत में इस साल टिड्डी आने की संभावना केवल 10% बनी हुई है भारत और पाकिस्तान के अंदर। तो बात कर रहे हैं यूएनओ की, यानी कि यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ बता रहे हैं यहाँ पे कि उसका एक एजेंसी, उसका ऑर्गेनाइजेशन है एक फाओ, यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, खाद्य एवं कृषि संगठन ने इस साल भारत में टिड्डी आने की संभावना बहुत ही कम बताई है। उसका रीजन है कि दक्षिण पश्चिमी एशिया आयोग स्वैक की बैठक में बताया गया है कि ओमान में टिड्डी बिल्कुल खत्म हो गई है। ओमान जो है आपको पता होगा, ओमान की खाड़ी जो है पास में ही अरेबियन सी टच होता है वहाँ से, अरेबियन सी में ये मतलब ओमान की खाड़ी, तो वहाँ पे टिड्डियाँ खत्म हो गई हैं। ईरान और यमन के रेगिस्तानी इलाके में ज़रूर कुछ मामूली दल हैं टिड्डी के जो कि खतरनाक नहीं है। इस समय टिड्डी का सर्वाधिक जो प्रकोप है वो है अफ्रीकी महाद्वीप में, दक्षिणी पूर्वी इथोपिया और सोमालिया में। एफएओ के टिड्डी पूर्वानुमान अधिकारी के क्रिसमैन ने बताया कि भारत और पाकिस्तान में अगले महीने टिड्डी की आशंका केवल 10% रहेगी। तो भारत को घबराने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है टिड्डियों को लेकर के, ये बात बताई गई है इस न्यूज़ के द्वारा। यहाँ बात की जा रही है ये जो अभी जिनेवा का ये जो शिखर वार्ता हुई है अभी यहाँ पे G7 की यूके के अंदर, तो उसको लेकर के कुछ बातें यहाँ पे की गई हैं कि नवालिनी पर बाइडेन का रुख कोई मरीचिका नहीं है। अब नवालिनी कौन है? ये रशिया के अंदर अपोजिशन लीडर हैं जिनको कि व्लादिमीर जो पुतिन साहब हैं उनके द्वारा गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया गया है। तो ये इस प्रकार की तानाशाही दिखाई जा रही है, उसको लेकर के चर्चा की गई थी अभी G7 समिट के अंदर जो अभी यूके के अंदर हुई थी। तो वहाँ पर चर्चा की गई थी इस प्रकार से पुतिन को तानाशाही रवैया नहीं अपनाना चाहिए, इसके बुरे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं इस आर्टिकल के द्वारा। यहाँ पे बात की गई है बुलेशविक क्रांति की बात की गई है, नाम याद रखिएगा, बुलेशविक क्रांति 1917 के अंदर हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, रशिया का संबंध है यहाँ पे। इसके अलावा बताया गया है कि पुतिन ने जनमत संग्रह के जरिए 2036 तक स्वयं को राष्ट्रपति घोषित भी कर लिया। ये भी आपको पता होना चाहिए कि पुतिन ने एक जनमत संग्रह कराया था जिसके तहत अब इन्होंने 2036 तक अपनी पोजीशन को सेफ रख लिया है। तो ये सारी चीज़ें उनके द्वारा की गई हैं पुतिन के द्वारा यहाँ पे। तो इसीलिए ये जो अभी बैठक हुई थी G7 की, वहाँ पर इस मुद्दे को उठाया गया था कि मानवाधिकार का उल्लंघन किस प्रकार से किया जा रहा है पुतिन के द्वारा रशिया के अंदर, कि एक अपोजिशन लीडर को जेल में उठा के रख दिया गया है जो कि आवाज़ें उठा रहे थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो इस प्रकार की हरकतें की जा रही हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा आप, G7 समिट जो अभी हुई है तो वो कैरबिस बे डिक्लेरेशन जरूर याद रखिएगा। G7 समिट यूके के अंदर अभी हुई है 2021 में, तो कैरबिस बे डिक्लेरेशन याद रखिए। कैरबिस एक स्थान है यूके के अंदर, उससे निकल के आया है कैरबिस बे डिक्लेरेशन। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ज़रूर आप याद रखिएगा इसको। यहाँ पेज नंबर 6 पे न्यूज़ है कि नहीं रुक पा रही है घरेलू हिंसा। तो बात करिए डोमेस्टिक वायलेंस की। सबसे पहले मुझे बताइए घरेलू हिंसा को लेकर के एक एक्ट बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा, वो मुझे बताइए कौन सा एक्ट है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि 2019 की रिपोर्ट में बताया गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ पर एक IPC की धारा है, इसका जिक्र किया गया 498A। क्या कहती है? 498A। इसमें बताया जाता है कि पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा जो क्रूरता की जाती है या कुछ ऐसी हरकतें या बिहेवियर किया जाता है जो कि उकसाता है महिला को आत्महत्या करने के लिए, या उसको जो पीड़ा मिलती है, मेंटल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, तो उसको इसके अंदर उस दायरे में लाया जाता है। IPC की धारा है 498A। तो ये आभा सिंह जी हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की, इनके द्वारा यहाँ पे ये बताया गया है चीज़ें। तो इसमें एक एक्ट की बात भी की गई है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की। ये भी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए यहाँ पे। तो बताया गया है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस कानून के अनुसार जो दहेज देता है, लेता है या मांगता है, उसे 6 महीने की सज़ा हो सकती है या 5,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो ये बात बताई जा रही है महिला उत्पीड़न को लेकर के कि वो अभी जो है महिला उत्पीड़न जो है अभी रुक नहीं रहे हैं। ये लॉकडाउन के अंदर कोविड-19 के दौरान काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं महिला उत्पीड़न। तो ये बात बताई गई है 498A सेक्शन IPC का याद रखिएगा। और दहेज निषेध अधिनियम 1961 ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। ये कोटक की एक रिपोर्ट है, सीमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो घर बनाना आप समझ सकते हैं कितना महंगा हो गया है कि दक्षिण भारत में सीमेंट की कीमत सबसे ज़्यादा हो गई है। उसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो फ्यूल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है भारत के अंदर, 100 लीटर पे पहुंच गई है दाम डीजल के भी।
तो ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी महंगा हो गया है, जिसके कारण सीमेंट भी महंगा हो गया है। तो आप समझ सकते हैं मकान होना बहुत बड़ा एक मतलब लोगों के पास मकान होना सरकार का ही प्रोजेक्ट है, पीएम आवास योजना है, तो लोगों के पास मकान होना चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं उसको हैम्पर कर रही हैं चीज़ें कि कीमतें बढ़ रही हैं, इसके कारण लोग मकान नहीं बना पा रहे हैं। सीमेंट की कीमतें काफ़ी तेज़ हो गई हैं, तो मकान बनाना महंगा हो गया है। यहाँ पे तो बता रहे हैं ये 4% बढ़ी है महीने दर महीने आधार पर सीमेंट की कीमत। 50 किलोग्राम के बैग की कीमत अब हो गई है 376 रुपये। 11% का इजाफा दक्षिण भारत में सीमेंट की कीमतों में हुआ है। यहाँ पे तो दक्षिण भारत की स्पेशली बात की जा रही है। राजस्थान के अंदर बहुत अच्छा सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, आपको पता होगा। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। 415 रुपये बैग के भाव हैं सीमेंट के दक्षिण भारत में। 16 की वृद्धि हो चुकी है अंतर्राष्ट्रीय कोयले की कीमतों में। डिमांड के रूप में रिकवरी की यहाँ पे बात की जा रही है। तो किस प्रकार से ये जो फ्यूल कॉस्ट है ये इतना डिफरेंस यहाँ पे लेकर के आ रही है दक्षिण भारत के अंदर सीमेंट को लेकर के। तो आवास जो हैं जो बनाए जाते हैं लोगों को अपने रहने के लिए, एक बड़ा सपना होता है लोगों का, गरीब आदमी का, आम आदमी का, कि उनका एक अपना घर हो। तो कहीं ना कहीं ये उनके सपनों पर पानी फेरता दिख रहा है। सीमेंट की जो कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। सरकार को भी सोचना चाहिए कि ये डीजल और पेट्रोल की प्राइस को कैसे रेगुलेट किया जाए, नियंत्रित किया जाए, ताकि आम लोगों की ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा प्रभावित ना हो। ये बात की जा रही है स्पोर्ट्स की। द्युति ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ इंडिया ए को दिला है गोल्ड मेडल। तो ये बात की जा रही है, शीर्ष महिला धावक हैं द्युति चंद, नाम याद रखिएगा द्युति चंद, ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो शीर्ष महिला धावक हैं, एथलीट हैं द्युति चंद। 43.37 सेकंड के राष्ट्रीय रिकॉर्ड संग महिला 4 गुणा 100 मीटर रिले इवेंट में इंडिया ए को स्वर्ण पदक इन्होंने दिलाया यहाँ पे द्युति चंद जी ने। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में पूछा जा सकता है सिंपली कि द्युति चंद का संबंध किस स्पोर्ट से है, किस खेल से इनका संबंध, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये बात की जा रही है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की केशकाल घाटी में एक वैली है केशकाल, छत्तीसगढ़ के अंदर कांच का पुल बनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कांच का पुल कितना अट्रैक्टिव होगा, ये टूरिज्म को कितना अच्छा अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर जगदलपुर मार्ग पर केशकाल घाटी को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस घाटी में पर्यटकों को लुभाने के लिए केशकाल से 2 किलोमीटर की दूरी पर टाटामारी में 2 पहाड़ियों को जोड़कर कांच का पुल बनाया जाएगा। तो कितना अद्भुत और आकर्षक लगेगा ये कांच का पुल जब ये बन जाएगा। तो ये आपको इसके बारे में एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे बनाया जा रहा है इस प्रकार का पुल। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट्स में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।